हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट जो टॉपिक्स हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अभी तक डिस्कस किए हैं उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस यहाँ मैंने स्क्रीन पे आज आपके साथ शेयर किए हैं। वन बाय वन उन तीनों को हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे जो इस चैप्टर का और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक कंपाउंड दिखा रखा है और आपसे बोला गया है कि आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हाइड्रोजन्स बताने हैं कि इन नंबर्स कितने होंगे। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसका थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म देखेंगे। ये मिथाइल 3 दिखा रखे हैं ब्रैकेटेड, तो इसका मतलब ये इस कार्बन से अटैच्ड होंगे। सी है ये वो कार्बन और इसके साथ ये 3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होंगे। साथ साथ लिखते जाएंगे हम लोग CH3 CH3 CH3। ये वाला कार्बन यहाँ पे दिखा रखा है। फिर नेक्स्ट कार्बन CH2, फिर नेक्स्ट कार्बन CH, उसके ऊपर एक ब्रांच लगा रखा है CH3। देन नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है CH2, देन नेक्स्ट CH, देन इसके साथ 2 ब्रांच हैं, तो एक CH3 और एक ये CH3। तो इस तरह से ये हमारे पास इसका एक एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब मुझे प्राइमरी हाइड्रोजन्स काउंट करने हैं, तो मैं देखूंगा प्राइमरी कार्बन्स कहां पे हैं। कार्बन जो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है वो प्राइमरी है, तो 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं जो प्राइमरी हैं। मतलब 18 हाइड्रोजन आपके पास प्राइमरी हाइड्रोजन्स होंगे। दोबारा से देखें, 1 2 3, ये 3 कार्बन एक एक कार्बन से जुड़े हुए हैं और 1 2 3 ये टोटल 6 कार्बन ऐसे थे जो एक कार्बन से जुड़े हुए थे फर्दर आगे, तो जिनको मैं प्राइमरी कार्बन बोल सकता था और उनपे लगे हाइड्रोजन्स को प्राइमरी हाइड्रोजन। अब सेकेंडरी देखें तो ये वाला कार्बन आपके पास ऐसा है जो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये वाला कार्बन आपके पास ऐसा है जो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो टोटल 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन है, मतलब 4 सेकेंडरी हाइड्रोजन होंगे। 4 हाइड्रोजन यहां पे सेकेंडरी होंगे। एंड सिमिलरली आप टर्शियरी कार्बन देखें जो 3 कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, तो इस कार्बन को देखें, इस कार्बन को देखें, ये 2 कार्बन हैं जो 3 कार्बन के साथ फर्दर अटैच्ड है। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि 2 आपके पास टर्शियरी हाइड्रोजन है, तो मतलब 2 ही टर्शियरी कार्बन है, 2 ही आपके पास टर्शियरी हाइड्रोजन होंगे। ये कार्बन क्वाटरनरी है तो उसका कुछ पूछ नहीं रखा। तो इस तरह से आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हाइड्रोजन्स काउंट कर सकते हैं 18 4 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। एक बार ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी देखें आप, प्रेडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स इन अबव एग्जांपल्स। तो यहाँ पे आपको सभी कार्बन्स की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। तो आप नोटिस करें यहाँ पे किसी भी कार्बन के साथ कोई पाई बॉन्ड अटैच्ड नहीं है, रिजल्टिंग सभी कार्बन यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे विद टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। दूसरे क्वेश्चन पे आए, इस टाइप का भी बहुत ही फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन। तो ये एग्जांपल दे रखा है आपको 2 और आपको इसमें नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड देखने हैं, तो थोड़ा सा कॉशियसली आपको इनके नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स काउंट करने होंगे, सिग्मा एंड पाई बोथ। तो मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करता हूं। आप देखें ये बॉन्ड लाइन नोटेशन के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा दिखा रखा है कि 6 कार्बन है, सी लाइक दिस। ये 6 कार्बन इस तरह से रिंग लाइक फॉर्मेशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये आपको अल्टरनेट कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है। एक यहां पे CH3 लगाया हुआ है और एक यहां पे NO2 लगाया हुआ है। तो NO2 का भी मैं एक्सपेंडेड फॉर्म यहां दिखा रहा हूं। ये इस तरह का NO2 का एक्सपेंडेड फॉर्म होता है। ये एक H, ये एक H बॉन्ड पूरे करने हैं मुझे, ये एक H, ये एक H। N के 4 बॉन्ड है तो डेफिनेटली उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, 4 बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन, और O एक बॉन्ड बना रहा है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रहा था तो ओवरऑल NO2 न्यूट्रल था, तो इसलिए मैंने वहां पे कोई चार्ज नहीं दिखा रखा था, जस्ट बिकॉज एक कॉन्स्टिट्यूएंट पॉजिटिव चार्ज लिए हुए था, एक कॉन्स्टिट्यूएंट नेगेटिव चार्ज लिए हुए है। तो ये हमारे पास इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाता है। और अब बहुत आसानी से अगर मैं पाई बॉन्ड कैलकुलेट करूं तो 1 2 और 3 पाई बॉन्ड और एक ये पाई बॉन्ड, तो टोटल आपको यहां पे 4 पाई बॉन्ड्स नजर आएंगे। सिमिलरली सिग्मा बॉन्ड काउंट करूं तो 6 सिग्मा बॉन्ड रिंग में है और 4 ये 10 और 2 ये 12, 2 ये हो गए 14 और 3 ये 17।
तो टोटल 17 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। दोबारा देखें आप, रिंग में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। तो 17 सिग्मा एंड 4 पाई बॉन्ड्स वो इस पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर प्रेजेंट हैं। इसको देखें फिर यहीं पे। अच्छा, वन मोर थिंग, हाइब्रिडाइजेशन बतानी है सभी की। तो आप देख सकते हैं ये सभी 6 कार्बन जो रिंग के अंदर प्रेजेंट हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, क्योंकि सभी के साथ एक पाई बॉन्ड अटैच। जैसे इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, सबके साथ आपको एक पाई बॉन्ड दिखेगा। तो आप कह सकते हैं कि ये सभी कार्बन sp2 हैं। H का हाइब्रिडाइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये वाला कार्बन sp3 होगा। ये नाइट्रोजन एक पाई बॉन्ड पोजेसिंग है, मींस sp2 होगा। ये ऑक्सीजन आपका sp3 होगा, कोई पाई बॉन्ड नहीं है यहां पे। नेक्स्ट पे चले, इसको ओपन करता हूं। CH2 डबल बॉन्ड C, इसको ऐसे लिखा देता हूं। ये देखिए, ये CH2 डबल बॉन्ड CH, अगेन CH, NHH, CHO। तो डेफिनेटली ये O डबली बॉन्डेड ही होगा, तभी ऑक्सीजन की और कार्बन की वैलेंसी पूरी हो सकती है। अब पाई बॉन्ड में देखूंगा तो एक और एक, ये 2 पाई बॉन्ड्स हैं यहां पे। और सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करूंगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11 और ये 12। तो टोटल 12 हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो 12 सिग्मा एंड 2 पाई। हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो आप देख सकते हैं ये कार्बन एक पाई बॉन्ड रखता है, ये कार्बन एक पाई बॉन्ड रखता है, ये कार्बन एक पाई बॉन्ड रखता है। तो ये 3 कार्बन sp2 होंगे, ये कार्बन sp3 होगा, ये नाइट्रोजन भी sp3 होगा और ये ऑक्सीजन एक पाई बॉन्ड रखता है तो sp2 होगा। तो इस तरह से आप सिग्मा पाई बॉन्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट का हाइब्रिडाइजेशन भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कह सकता हूं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमें पता है कार्बन ने मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स बना रखे हैं, मिलियंस ऑफ कंपाउंड बना रखे हैं। तो उन सब के नेमिंग के लिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन है केमिस्ट्री की, IUPAC, यू मस्ट बी अवेयर विद दिस नेम। IUPAC मींस इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उन्होंने कुछ रूल्स डिफाइन किए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के, सभी के नेमिंग के लिए वो रूल डिसाइड करते हैं जो अक्रॉस द ग्लोब सेम पैटर्न पे ये यूज किए जाते हैं किसी भी कंपाउंड को पहचानने के लिए। किसी भी कंपाउंड के 2 तरह के नाम हो सकते हैं, एक कॉमन नेम रहता है और एक IUPAC नेम रहता है। कॉमन नेम के पीछे कुछ खास लॉजिक्स नहीं होते हैं जो अक्रॉस द ग्लोब यूज किए जा सके। अलग अलग जगहों पे अलग अलग पैटर्न रहता है। जैसे एक वेल नोन एसिड बताऊं मैं आपको, फॉर्मिक एसिड रहता है HCOOH। तो फॉर्मा एंट्स जो होती हैं, रेड एंट्स, उनके अंदर ये एसिड पाया जाता है तो उनके नाम से डिराइव किया गया है। या एसिटिक एसिड रहता है CH3COOH, तो एसिटम वर्ड से इसका नाम डिराइव किया गया है। विनेगर लाइक ये उस कुछ सोर्स से इसका नाम डिफाइन किया गया है। ये आप देखते हैं मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ये सब कॉमन नेम होते हैं जिनके पीछे कुछ कन्वीनियंट वजह जरूर होती होंगी, बट यूनिक तरीके से अगर मैं नेमिंग करना चाहता हूं तो IUPAC की नेमिंग ही हमें फॉलो करनी होती है। तो हम यहां इस लेक्चर में पर्टिकुलरली आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी कंपाउंड का जब हमें नाम लिखना होता है तो उस नाम को लिखते हुए किस तरह से हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। ये रूल्स बहुत सारे हैं, शायद हम लोग 3-4 लेक्चर्स तक यही रूल्स पढ़ रहे होंगे और फिर एट द लास्ट जाके हम सबको अप्लाई करेंगे। तो 1 by 1 मैं यहाँ पे रूल आपको टुकड़ों में समझाता जाऊंगा, उनको अप्लाई करना सिखाता जाऊंगा। शॉर्ट्स में छोटे छोटे रूल्स इंट्रोड्यूस करके उनको अप्लाई करेंगे ताकि अच्छे से साथ साथ प्रैक्टिस भी करते जाएं और एट द लास्ट जब हम लोग खत्म करेंगे तो उस टाइम पे हमारा ये टॉपिक बहुत ही बड़ा टॉपिक हो चुका होगा। क्लास 11 में 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पास यहाँ से पूछे जाते हैं। क्लास 12 के अंदर भी 1 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाता है। तो ये जस्ट मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूं बात आपको कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए टॉपिक की। अगर आप इसमें कुछ
गलती करते हैं तो हो सकता है जिस कंपाउंड की आपको कहानी सुनानी है उस कंपाउंड का आपको रूप ही ना पता हो। मतलब आप जब तक नाम सही से नहीं जानते तब तक आप उस कंपाउंड की केमिस्ट्री पे सही से प्रेडिक्शंस आने वाले टाइम में भी नहीं कर पाएंगे। रिजल्टिंग हमें बहुत ही ध्यान से, बहुत ही केयरफुली इन नेमिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझना है कि आईयूपीएससी किस तरह से डिसाइड करता है कि किसी कंपाउंड का क्या नाम लिखा जाएगा। और 5 कंपोनेंट्स हैं किसी भी कंपाउंड के नाम लिखने में। उन 5 कंपोनेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो सबसे पहले आप सर्च करेंगे वो कंपोनेंट है वर्ड रूट। वर्ड रूट सबसे पहला काम होगा हमारा, किसी भी कंपाउंड के अंदर क्या वर्ड रूट बनता है उसे प्रेडिक्ट करना। वर्ड रूट डिसाइड करने के लिए आपको कंपाउंड के अंदर सबसे पहले ये चेक करना होगा कि उस कंपाउंड में जो भी एक लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। जैसे सपोज करें मैं आपको ये कंपाउंड लिख के दे रहा हूं जहां पे कुछ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। सी हियर, आपको ऐसा लगेगा कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 कार्बन मौजूद हैं। तो नहीं, आपको ऐसा नहीं करना, टोटल कार्बन नहीं काउंट करने हैं। आपको इस कंपाउंड में सबसे पहले चेन देखनी है कि चेन कितने कार्बन की है। टोटल कार्बन से नहीं मतलब है मुझे, चेन में कितने कार्बन है। तो चेन तो आइदर यहां से शुरू करके यहां तक जाऊं, या यहां से शुरू करके यहां तक जाऊं, या यहां से शुरू करके ये चेन मान लूं, या यहां से शुरू करके ये चेन मान लूं। ये सब पॉसिबल चेन्स हैं। तो मुझे एक लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करनी होगी, जो मैं ये वाली सेलेक्ट कर लेता हूं। दिस इज माई सेलेक्टेड चेन विच इज लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। आपको लगता होगा सर ये वाली भी तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल है, ये भी तो 8 कार्बन की ही चेन है। तो मैं कहूंगा हाँ, ये भी आपकी सॉरी 8 नहीं 6 कार्बन, 8 तो टोटल कार्बन थे। तो ये 6 कार्बन की एक चेन है। तो ये 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन क्यों है? ये भी तो एक 6 कार्बन की चेन हो सकती है। तो मैं कहूंगा हाँ, ये भी एक 6 कार्बन की चेन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ये देखेंगे तो ये 4 कार्बन की चेन है। ये फिर ये क्या है? ये ब्रांच हो जाएगा। या आप इसको देखेंगे तो ये 3 कार्बन की चेन है, फिर ये ब्रांच हो जाएगा। या आप इसको देखें, ये 5 कार्बन की चेन है, फिर ये 2 ब्रांच हो जाएंगी। आपको लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करनी है। आपको ये 5 और 4 वाली चेन सेलेक्ट नहीं करनी, जो सबसे लंबी चेन है उसको सेलेक्ट करना है। अगर 2 सेम लेंथ की चेन अपीयर होती हैं, जैसे यहां पे आपको दिख रही थी 2 सेम लेंथ की, एक ये दिख रही थी और एक ये दिख रही थी, तो आपको फिर वो चेन सेलेक्ट करनी होगी जिसमें मैक्सिमम साइड चेन्स हो। मैं एक बार दोबारा से ये कंपाउंड लिख रहा हूं ताकि हम इस पॉइंट को यहां अच्छे से समझ पाए। जैसे मैं आपको बोल रहा था कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करनी है, तो एक मैंने ये वाली सेलेक्ट कर दी, या मैं कुछ मिस हो गया शायद, मुझे लग रहा है CH3CH, यहां पे एक CH2 और आना था, दोबारा लिख देता हूं CH2CH CH3 CH2 CH3। तो एक मुझे लग रहा था कि ये वाली भी 6 कार्बन की चेन हो सकती है, क्यों ना हम इसको सेलेक्ट कर लें। तो आप देख लीजिएगा फिर दोनों में ब्रांच कहां ज्यादा लगी हुई है। यहां पे भी 2 ब्रांच लगी हुई हैं, यहां पे भी 2 ब्रांच लगी हुई हैं। तो आपको उसके साथ जाना होगा जहां पे मैक्सिमम ब्रांचेस हों। यहां पे बाई चांस सेम आ रही हैं तो फिर किसी को भी सिलेक्ट कर लूंगा। अदरवाइज जब भी किसी कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा सेम लेंथ की चेन्स हों, लेंथ स्केल से नहीं मापनी, नंबर ऑफ कार्बन एटम से मापनी है। तो जब किसी कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा सेम लेंथ की चेन आती हैं, तो आपको उन 2 चेन्स में से उस चेन को सेलेक्ट करना है जहां पे मैक्सिमम ब्रांचेस लगी हुई हों। अगर वहां पे भी ब्रांचेस आपको सेम मिल रही हैं तो फिर आप किसी को भी सेलेक्ट कर लीजिए। तो चाहे इसको सेलेक्ट करो चाहे इसको सेलेक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ना। 6 कार्बन्स अगर आपके पास आए हैं तो 6 कार्बन्स चेन में आने के पीछे एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर वर्ड है जिसे आप वर्ड रूट बोलते हैं। जैसे 1 कार्बन अगर होता तो 1 कार्बन के लिए वर्ड रूट आता है मिथ, 2 कार्बन्स के लिए आता है इथ, 3 कार्बन्स के लिए आता है प्रोप, 4 कार्बन्स के लिए आता है ब्यूट, 5 कार्बन्स के लिए आता है पेंट, 6 कार्बन्स के लिए आता है हेक्स। तो यहां आपका इन कंपाउंड्स में जो वर्ड रूट सिलेक्शन है उसके अकॉर्डिंग आप वर्ड रूट बोलेंगे हेक्स, हेक्स वर्ड रूट है। ऐसे ही आगे बढ़ाऊं, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ओक्ट, 9 कार्बन्स के लिए नॉन, 10 कार्बन्स के लिए डेक,
यूनिडेक, डाइडेक, ट्राइडेक एंड सो ऑन। तो 9-10 एनफ रहेंगे, 9 to 10 कार्बन तक के लिए आप याद रखें कि किसी भी कंपाउंड के अंदर आपका ये पहला काम रहने वाला है कि आप उसके अंदर वर्ड रूट सिलेक्शन किस तरह से करेंगे। आप उसमें कार्बन की वो चेन पकड़ेंगे, कोई भी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन देखेंगे और उस लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन की हेल्प से आप वर्ड रूट डिसाइड करेंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं सफिक्स। सफिक्स मींस जो वर्ड रूट के बाद लिखे जाएंगे। ये दो तरह के सफिक्स रहेंगे, एक हमारे पास आता है प्राइमरी सफिक्स और एक हमारे पास आता है सेकेंडरी सफिक्स। जो प्राइमरी सफिक्स है वो आपको सैचुरेशन या अनसैचुरेशन की इंफॉर्मेशन देता है। मान लीजिए वो जो चेन आपने सेलेक्ट की हुई है उसमें सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आते हैं, तो आप यहां पे प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे एन। मान लीजिए कोई एक भी डबल बॉन्ड आ जाता है तो फिर सिंगल बॉन्ड्स को छोड़ो, उस एक भी डबल बॉन्ड आने की वजह से आप सफिक्स यूज करेंगे इन। और अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो आप सफिक्स यूज करेंगे आइन। दिमाग में आता है अच्छा सर दोनों आगे तो क्या होगा, दो आगे तो क्या होगा। आपने कहा कि एक डबल बॉन्ड आए तो इन लिखना है, एक भी ट्रिपल बॉन्ड आए तो आइन लिखना है। अगर दोनों आगे या दो आगे तो मुझे क्या करना है, सब वेट करें, धीरे धीरे सारे रूल्स आपसे शेयर करूंगा। तो अभी प्राइमरी सफिक्स 3 मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपके द्वारा सेलेक्टेड चेन में कार्बन कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं तो आपको ये वर्ड यूज करना है। जैसे यहां पे मैं वर्ड रूट यूज करूंगा ब्यूट, और क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो सफिक्स प्राइमरी सफिक्स यूज करूंगा इन। अगर कहीं पे भी यहां इस चेन में डबल बॉन्ड आ जाता है तो आई विल यूज इन। अगर कहीं भी यहां ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो आई विल यूज आइन, ब्यूटाइन। तो ये प्राइमरी सफिक्स की कहानी थी। तीसरा कंपोनेंट है सेकेंडरी सफिक्स। ये सेकेंडरी सफिक्स आपको फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बताता है कि उस कंपाउंड में अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो वो कौन है, या कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसका एक प्रॉपर नाम होगा जो आपको सेकेंडरी सफिक्स की फॉर्म में यूज करना होगा। जैसे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स को रिकॉल करें, OH एक फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स है ओल। CHO एक फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स है अल। या COOH एक सेकेंडरी सफिक्स है तो उसके लिए है ओइक एसिड। या CN एक फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए एक सफिक्स है नाइट्राइल। या COCl एक फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए एक सफिक्स है ऑयल क्लोराइड। तो इस तरह से मैं कुछ 10-12 फंक्शनल ग्रुप आपके सामने इंट्रोड्यूस करूंगा स्टेप बाय स्टेप। उन सब की प्रेजेंस का मतलब उन सब के लिए कोई एक सुइटेबल सेकेंडरी सफिक्स है जो आपको उस नाम में लिखना होगा। जैसे पहले मैं ये दिखा दूं कि इनको अरेंज कैसे करना है आपको, क्योंकि अभी 3 ही कंपोनेंट हुए, मुझे 5 कंपोनेंट्स आपको बताने हैं। आप सबसे पहले वर्ड रूट ढूंढ लें और वर्ड रूट डिसाइड करके वहां पे लिख लें। उसके बाद आप उसके अंदर प्राइमरी सफिक्स देखें और उसको वर्ड रूट के साथ अटैच करें। उसके बाद आप उसके अंदर सेकेंडरी सफिक्स देखें तो उसको वहां पे अटैच करें। तो इस तरह से 3 कंपोनेंट आपको अटैच कर देने हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं बहुत ही आसान सा, हालांकि उसका नाम मैं पूरा नहीं लिख रहा, नाम अभी रूल पढ़ा दूंगा तो पूरे लिख दूंगा। अभी आप इसको देखें, मुझे इसका नाम लिखना है तो मैं लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट कर लेता हूं। ये 4 कार्बन्स की चेन है तो 4 कार्बन के लिए मुझे पता है वर्ड रूट होता है ब्यूट। चलिए ब्यूट लिख लिया मैंने। उसके बाद सारे सिंगल बॉन्ड्स आ रहे हैं तो प्राइमरी सफिक्स रहेगा एन। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल लगा हुआ है OH, तो OH के लिए एक सेकेंडरी सफिक्स हमें बताया गया है ओल। तो ये तीनों चीजें मैंने ढूंढ ली। और जो 2 कंपोनेंट है वो यहां मौजूद ही नहीं है तो मुझे नहीं लिखने। अगर ये OH भी ना होता तो ये ओल ना लिखता। फिर मैं इस सारे को इकट्ठा कर दूंगा ब्यूट एन। अब अगला रूल ध्यान से सुने, सेकेंडरी सफिक्स का पहला लेटर अगर A, E, I, O या Y हो, वोवल्स होते हैं A, E, I, O, U, तो U की जगह Y बोल रहा हूं मैं।
AEIO या Y हो यहां पर पहला लेटर, तो प्राइमरी सफिक्स के लास्ट ई को आप हटा दें, वो नहीं दिखाना। तो इसका ई हटा रहा हूं और यहां पे लिख रहा हूं ओल। तो ये इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हो जाएगा ब्यूटेनोल। हालांकि अभी पूरा नाम नहीं लिखा मैंने, इसके अंदर थोड़ा सा और मुझे मॉडिफिकेशन करना होगा, बट स्टेप बाय स्टेप सारी बातें करेंगे। तो अभी समझें कि सफिक्स क्या लिखना था मुझे। अगर मैं यहां पे कोई और फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दूं, लाइक सी हेयर, मैं NH2 अटैच कर देता हूं, तो अब NH2 के लिए एक स्पेशल सफिक्स रहता है अमीन, तो मुझे यहां ओल की बजाय ब्यूटेनामीन लिखना होगा। ई फिर हटाना होगा क्योंकि अमीन का पहला लेटर ए है। आपको बुक में एक पूरी टेबल दिखाई जा रही होगी जहां पे किसी एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या सफिक्स होता है वो मेंशन्ड है। आपको वो हर हालत में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अभी दो कंपोनेंट्स की ओर तलाश है हमें, ताकि हम अपने नाम को पूरा कर पाए। हमारे पास एक प्रीफिक्स आता है जो फर्दर दो कैटेगरीज में ऐसे डिवाइडेड है, एक प्राइमरी प्रीफिक्स और एक सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो जो प्राइमरी प्रीफिक्स है वो हम तभी यूज करते हैं जब कंपाउंड साइक्लिक हो, और सिंपल सा एक वर्ड है साइक्लो। मतलब कार्बन की वो जो आपको फॉर्मेशन दिख रही है वो साइक्लिक है, तो हम साइक्लो वर्ड यूज कर लेते हैं। हालांकि प्राइमरी प्रीफिक्स बाईसाइक्लो, ट्राईसाइक्लो, स्पाइरो ये वर्ड्स भी हैं, तो अभी आज इनिशियली इंट्रोड्यूस नहीं करने मुझे, 11th-12th में नहीं आते वो। सिर्फ और सिर्फ आपको साइक्लो कंपाउंड्स ही दिखेंगे। बाईसाइक्लो बताऊंगा मैं आप लोगों को, बट अभी फिलहाल ध्यान रखें आप कि क्योंकि अभी मैं बाईसाइक्लो आपको समझाना भी नहीं चाह रहा कि बाईसाइक्लो होते क्या है, तो अभी सिर्फ साइक्लो पे वर्कआउट करें। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे कोई कंपाउंड दिखाता हूं आपको, लेट मी से ये एक कंपाउंड है और मैं इसका नाम लिखना चाहता हूं, तो मैं देखूंगा 4 कार्बन की रिंग है, 4 कार्बन की रिंग है तो ब्यूट, डबल बॉन्ड आया हुआ है तो ईन, फंक्शनल ग्रुप कोई नहीं लगा हुआ तो छोड़ो उसको, ब्यूट से जस्ट पहले लिख दूंगा साइक्लो, तो ये इसका नाम हो जाएगा, प्लस सब हटा के इकट्ठा कर देना साइक्लोब्यूटीन। नाम 100% कंप्लीट नहीं बताऊंगा, हालांकि इसका 100% कंप्लीट बता दिया मैंने, बट जब रूल पूरे हो जाएंगे तभी आपको पूरा नाम प्रॉपर पता चलेगा। अभी इसमें कई चीजें इंट्रोड्यूस करनी होंगी मुझे। तो प्राइमरी प्रीफिक्स को आप ध्यान दें, वो आपको वर्ड रूट से जस्ट पहले लिखना है, प्राइमरी प्रीफिक्स। अब आ जाते हैं अपने लास्ट कंपोनेंट पे, फिफ्थ कंपोनेंट, और वो फिफ्थ कंपोनेंट है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स आपको प्राइमरी प्रीफिक्स से भी पहले लिखना है। तो क्या है ये सेकेंडरी प्रीफिक्स? सी है, किसी भी कंपाउंड में जो ब्रांचेस लगी हैं, आपके द्वारा सिलेक्टेड चेन पे जो ब्रांच लगी हुई हैं, उनको आप मेंशन करते हैं एज सेकेंडरी प्रीफिक्स। जैसे मैं एग्जांपल लेके आता हूं यहां पे, एक सिंपल सा एग्जांपल, और फिर दोबारा से हम इन सारी चीजों को रिकैप करेंगे। सी हेयर, ये देखें आप, ये मेरे पास एक कंपाउंड है, मुझे इसका नाम लिखना है। मैं फिर बार बार बता रहा हूं, सारे रूल नहीं बता रहा, जस्ट इंट्रोडक्शन है, तो आप यूं मत सोचिएगा कि जो नाम मैं लिख रहा हूं वो 100% सही लिख रहा हूं। हाँ, जितने रूल बता चुका हूं उसके हिसाब से सही लिख रहा हूं। मैंने लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट कर लिया। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में 5 कार्बन, आपका मन करता था ये करनी है, ये कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, आपके पास वर्ड रूट आ जाता है पेंट। फिर आप देखें, आपको लिखना है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स, एक डबल बॉन्ड आया हुआ है, इन, फंक्शनल ग्रुप OH लगा हुआ है, ओल। प्राइमरी प्रीफिक्स, साइक्लिक तो है नहीं, तो प्राइमरी प्रीफिक्स लिखने की जरूरत नहीं है। सेकेंडरी प्रीफिक्स, कोई ब्रांच लगी हुई है क्या? ये ब्रांच लगी हुई है, देखिए ये ब्रांच लगी हुई है। क्या है ये ब्रांच? फॉर्मूले पे जाएं, CnH2n+1, ये वो ब्रांच है।
इस ब्रांच को जनरली आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको बुलाया जाता है एल्काइल। एन की वैल्यूज पुट करें 1 2 3 लाइक दिस। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। मिथ फॉर 1 कार्बन था तो मिथाइल, ब्रांच है तो मिथाइल बोलो, अदरवाइज मिथेन बोलता। इथाइल, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, वाई एल जो लगा रहा हूं एंड पे, मिथाइल, इथाइल, तो वो ब्रांच के लिए होता है, वो सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए होता है। वाई एल जब भी लिखा हुआ है तो आप समझ जाना वो ब्रांच है। प्रोपाइल 3 कार्बन के लिए, तो ये आपका मिथाइल यहां पे लिखा जाएगा। सो नाम हो जाएगा इसका मिथाइल पेंटेनोल। इकट्ठा करूंगा जब इसको, ये प्लस हटा दूंगा, ये प्लस हटा दूंगा, इस प्लस के साथ ई भी हटा दूंगा और फिर इसको कनेक्ट कर दूंगा, तो ये मेरे पास मिथाइल पेंटेनोल बन जाएगा। हालांकि पार्शियल नाम है, मैं बार बार बोल रहा हूं, बट स्टिल जो रूल बताया उसके अकॉर्डिंग इस तरह से आपको उसका नाम लिखना होगा। एक बार इन एल्काइल्स पे भी नजर डालिए। मिथाइल CH3 कैसा हो सकता है? ये C, इसके साथ ये 3H और ये आगे अटैचमेंट किसके साथ? जो चेन है उसके साथ। इथाइल कैसा हो सकता है? 2 कार्बन्स हैं, इसके साथ 3H होंगे, इसके साथ 2, और ये मेन चेन के साथ लगा हुआ होगा, कुछ इस तरह का। इसके अलावा कोई और रूप बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। C3H7, ये ऐसे 3 कार्बन्स हो सकते हैं, CH3, CH2, CH2, ये आपकी मेन चेन से लिंक्ड हो सकता है, ये वो मेन चेन थी उसके साथ लिंक्ड हो सकता है। ये इस तरह से भी हो सकता है, C लाइक दिस, ये इस तरह से भी हो सकता है। मतलब C3H7 के 2 रूप हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रोपाइल, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। तो सिमिलरली अगर मैं C4H9 बनाऊं तो उसके भी कई रूप हो सकते हैं, लाइक नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, ऐसा सब कुछ पॉसिबल है। बट मुझे फिर भी ये कहना है कि अभी स्टार्टिंग पे इन 2 पे फोकस कीजिए, मिथाइल और इथाइल। आप बस इतना समझिए कि अगर मिथाइल लिखा हुआ है तो वो इस तरह से अटैचमेंट है, और C2H5 लिखा हुआ है तो वो इस तरह से अटैचमेंट है। 3 और 4 वालों को भी छोड़ दो, इससे बड़ी ब्रांचेस हमें शायद ही कभी दिखाई देती हूं। तो चलिए एक बार हम लोग सारा कॉन्क्लूड करते हैं दोबारा से। सबसे पहले ये 5 कंपोनेंट देखें आप। वर्ड रूट, लेंथ ऑफ द कार्बन चेन से आपको पता होना है कि जो आप चेन सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें कितने कार्बन हैं। 1 कार्बन के लिए बोला मिथ, 2 कार्बन के लिए बोला इथ, 3 कार्बन के लिए बोला प्रोप, 4 कार्बन के लिए बोला ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ओक्ट एंड सोन। प्राइमरी सफिक्स 3 बताया आपको, एन, इन, आइन। एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो इन, एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो आइन, और सभी सिंगल बॉन्ड्स हैं तभी आपको लिखना है एन। सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, ओल, अल, ओइक एसिड, नाइट्राइल, ऑन, लंबी लिस्ट है, यहीं पे रोक देता हूं। सेकेंडरी सफिक्स दे आर रिप्रेजेंटिंग फंक्शनल ग्रुप। कंपाउंड में है तो लिख देना, अदरवाइज नहीं लिखना। इधर आ जाइए, प्राइमरी प्रीफिक्स कई हो सकते हैं, साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, ट्राईसाइक्लो। बस बाईसाइक्लो तो कहीं ना कहीं जरूर बताऊंगा, बट साइक्लो पे ही फोकस रहेगा हमारा मेनली। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या हो सकते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स आपकी ब्रांचेस हैं एल्काइल, आर से जिसको रिप्रेजेंट करा रहा था, CnH2n+1 जिसको बता रहा था, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल जो बोल रहा था। 2 नाम बोले हैं, याद रख लेना, मिथाइल और इथाइल। बस उनके ऊपर का कहानी जैसे जैसे आएगी सामने तो रिकॉल कर लेंगे। इसके अलावा 3 फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जो यहां कभी नहीं दिखाए जाते। 3 फंक्शनल ग्रुप प्लीज रिमेंबर। एक है नाइट्रो, NO2, एक है हेलोजन, X, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई लगा हुआ है तो, और एक है OR, मतलब ऑक्सीजन के साथ ही आपका एल्काइल लगा हुआ हो, लाइक OCH3, लाइक OC2H5, लाइक OC3H7, लाइक दिस, इस तरह के हों कुछ। तो ये जो 3 फंक्शनल ग्रुप आपको नजर आएंगे, इन तीनों फंक्शनल ग्रुप्स को हमेशा एज ए सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखा जाएगा। एल्काइल वहां पे लिखने हैं, प्लस में 3 फंक्शनल ग्रुप लिखने हैं हमेशा। वो 3 फंक्शनल ग्रुप कौन से बोल रहा हूं? NO2 नाइट्रो, X हेलो, हेलो मतलब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, X हेलोजन के लिए है, एंड एल्कोक्सी, एल्कोक्सी
मतलब ये वाला हो गया मिथोक्सी, इथोक्सी, प्रोपोक्सी। सो ये एल्कोक्सी हैं, एल्कोक्सी, नाइट्रो, हेलो। ये तीन फंक्शनल ग्रुप हमेशा एज ए सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखे जाएंगे, ये कभी भी एज ए सेकेंडरी सफिक्स नहीं लिखे जाएंगे। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्यों इन तीनों को अलग निकाल दिया? ये तीन फंक्शनल ग्रुप जरूर हैं, लेकिन इनकी हैसियत कभी भी ब्रांच से ज्यादा कंसिडर नहीं की जाती। तो जस्ट लाइक ए ब्रांच ट्रीट किए जाने वाले ये फंक्शनल ग्रुप्स कहे फंक्शनल ग्रुप जाएंगे, लेकिन औकात उनकी सिर्फ ब्रांच जैसी होगी, मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखे जाएंगे। आखिरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। यहां इस सेकेंडरी प्रीफिक्स पे एक चीज मैंने बोली, एल्काइल्स लिखे जाएंगे। दूसरी चीज मैंने बोली कि तीन फंक्शनल ग्रुप लिखे जाएंगे, सदा यहीं आएंगे। और तीसरी आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, यही फंक्शनल ग्रुप्स, एक बार दोबारा देखें, ओल किसके लिए लिखा था? OH के लिए। अल किसके लिए लिखा था? CHO के लिए। ओइक एसिड किसके लिए लिखता हूं? COOH के लिए। ये सब एग्जाम्पल 10th में भी आते थे आपके पास। नाइट्राइल किसके लिए लिखता हूं? CN के लिए। ओन किसके लिए लिखता हूं? C डबल बॉन्ड O के लिए, कीटोन्स के लिए। सो अगर ये फंक्शनल ग्रुप जो मैं यहां दिखा रहा था, उन फंक्शनल ग्रुप्स को भी यहां दिखाया जाता है। ऑल फंक्शनल ग्रुप, इफ टू और मोर प्रेजेंट, अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स हों तो फिर एक यहां पे लिखा जाता है, बाकी सबको यहां लिखा जाता है। ये मेरी आखिरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। अगर कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो वो यहां आएगा, हाँ इन तीनों में से कोई है तो वो यहां आएगा। लेकिन अगर कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स आ गए तो कोई एक यहां पे आएगा, बाकी सारे यहां पे आएंगे। एक एग्जांपल पुट कर रहा हूं यहां पे, और फिर ध्यान से अपनी बात को कंक्लूड कर दूंगा। सी है, ये मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूं, CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड O OH। चलो यहीं बंद कर देता हूं बस। अब आपको दिख रहा है दो फंक्शनल ग्रुप हैं, ये COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये OH आपका एल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप है। वर्ड रूट सेलेक्ट करूंगा, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। कितने कार्बन हैं? 4। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट करना है, ऐसा नहीं है कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं करना। फंक्शनल ग्रुप पे डिटेल बात करूंगा अभी आने वाले टाइम पे, कि फंक्शनल ग्रुप दो तरह के होते हैं, कार्बनिक, नॉन कार्बनिक, चेन टर्मिनेटिंग, नॉन चेन टर्मिनेटिंग। लंबी कहानी है, अभी बस इतना देखें। पहली बात याद रखें कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को चेन का पार्ट समझना है। तो 4 कार्बन की चेन है, C ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड है, एन नहीं डबल बॉन्ड है, पर ध्यान दें डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन में नहीं है वो, तो इसलिए सैचुरेटेड है, एन। और COOH के लिए सफिक्स है ओइक एसिड। ओके जी, 3 चीजें होगी हैं। आगे आइए, साइक्लिक है क्या? नहीं है साइक्लिक। ब्रांच लगी हुई है क्या? नहीं है ब्रांच। हाँ, एक फंक्शनल ग्रुप है जिसको मुझे एज ए ब्रांच ट्रीट करना होगा। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई कि OH को ब्रांच, COH को ब्रांच नहीं ट्रीट कर सकते क्या? तो बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हैं, बट ये डिसाइड करने के लिए एक ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है कि किसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानना है, मतलब यहां जगह देनी है, और किसको ब्रांच बना देना है, मतलब यहां जगह देनी है। तो उस ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस में जब आप जाके देखेंगे तो COOH प्रायोरिटी पे है, मतलब उसका सिक्का चलेगा पहले, उसको फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, ना कि OH को फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। बड़ा फनी आसान एग्जांपल से मैं बात बता रहा हूं आपको। आपकी क्लास में 4 मॉनिटर बना दिए गए, मॉनिटर नंबर 1 2 3 4। अब जब 1 आ गया तो बाकियों की कोई हैसियत नहीं है, वो सिंपल स्टूडेंट है। जब 1 एब्सेंट है तो 2 वाला मॉनिटर का रोल प्ले करेगा। जब 1 और 2 दोनों एब्सेंट है तो 3 नंबर वाला प्ले करेगा। जब 1 2 3 तीनों एब्सेंट है तो 4th नंबर वाला मॉनिटर का रोल प्ले करेगा। अगर 2nd नंबर वाला आया हुआ है, 1st वाला नहीं आया हुआ, तो 3rd 4th का कोई मतलब नहीं है। ये ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है। तो सिमिलरली सभी फंक्शनल ग्रुप को एक ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी दे दी गई है। आपके सामने बुक में एक टेबल मिलेगी, मैं भी यहां पे आपको बताऊंगा जब सही मौका होगा कि किस तरह से सभी फंक्शनल ग्रुप को एक ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी पे डाल दिया गया है। जो प्रायोरिटी पे टॉप पे है, अगर वो प्रेजेंट है तो वही फंक्शनल ग्रुप है, बाकी सब जस्ट एक ब्रांच से ज्यादा हैसियत नहीं रखेंगे और हमेशा वो सेकेंडरी प्रीफिक्स पे आएंगे। तो मतलब इस OH को यहां ओल नहीं लिखना, मुझे इस OH को ब्यूट से पहले लेके आना है। साइक्लो अगर होता तो उससे भी पहले लेके आना था। तो अब OH को मैं ओल वर्ड नहीं दूंगा, अब इसके लिए एक स्पेशल नाम दिया हुआ है
हाइड्रोक्सी। ये हाइड्रोक्सी क्या हुआ? मतलब हर फंक्शनल ग्रुप के दो नाम है। अगर उसको एज ए सेकेंडरी सफिक्स यूज करना है तो उसका एक पर्टिकुलर नाम है, लेकिन अगर उसको एज ए सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करना है तो उसका दूसरा नाम है। लाइक यहां पे इसको ओल कहूंगा, OH को, लेकिन यहां पे हाइड्रोक्सी कहूंगा। यहां पे CHO को अल कहता हूं, लेकिन इधर उसको फॉर्माइल कहता हूं। और इस तरह से सबका नाम है। वो पूरी लिस्ट बताऊंगा जब प्रॉपर समय होगा इस रूल्स को बढ़ाते हुए, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी मैंने ये नाम पूरा सही परफेक्ट थोड़े लिख दिया। हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, मैं इसको इकट्ठा कर रहा हूं, देखो हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, ई भी हटा दिया क्योंकि O से स्टार्टिंग है, ब्यूटेनोइक एसिड। ये अभी भी पूरा नाम नहीं है, अभी भी इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। तो इसलिए मैं फिर वो दो फंक्शनल ग्रुप आएंगे, किसको कहां रखूंगा, क्या पोजीशन, क्या लोकेशन, ये सब बातें धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। बट बेसिक स्केलेटन मैं आपको बताऊं तो ये बेसिक स्केलेटन हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि नेमिंग करते हुए हमें कौन से वो 5 चीजें ढूंढनी है और उन 5 चीजों को चिपका के उसके पूरे नाम को लिख देना है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूंगा, क्योंकि सारी चीजें एकदम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता मैं यहां, तो मेरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्राइमरी प्रीफिक्स बिल्कुल भी यूज ना करूं, सेकेंडरी प्रीफिक्स का भी कोई यूज ना करूं। वर्ड रूट तो ऑब्वियसली यूज करना ही पड़ेगा। प्राइमरी सफिक्स में सिर्फ एक ही ऑप्शन रखूंगा मैं आपके सामने, एन, मतलब मैं कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड लेके नहीं आऊंगा। और मेरा पूरा फोकस होगा सेकेंडरी सफिक्स को समझने का कि कौन से फंक्शनल ग्रुप हमारे सामने आते हैं, कौन सा उनका सेकेंडरी सफिक्स रहता है और किस तरह से उसका नाम लिखा जाता है। नेक्स्ट लेक्चर पे मतलब हम क्या फाइनल करके चल रहे हैं आज कि सेकेंडरी सफिक्स समझने का कोशिश करेंगे। प्राइमरी सफिक्स कुछ नहीं समझेंगे, एन लिखेंगे हमेशा। वर्ड रूट तो डेफिनेटली जान है, वो तो देखना ही है। और इन दोनों को भी मैं यहां से हटा दूंगा और सिर्फ इन 3 कंपोनेंट्स के एग्जांपल्स के साथ अपने रूल को इलेबोरेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम प्राइमरी सफिक्स में इन आइन को इंट्रोड्यूस कर देंगे। उसके बाद हम साइक्लो को यूज कर देंगे या ब्रांचेस को यूज कर लेंगे और फिर इस तरह से 5 चीजों को एक साथ समझ के आगे प्रोसीड करेंगे। अच्छे से इसको समझिए, जहां तक हो सके बार बार उसको अंडरस्टैंड करें, रीड करके लिखने की कोशिश करें, ताकि ये रूल्स आपके दिमाग में परमानेंटली इंप्रेस्ड हो जाएं, क्योंकि रूल्स बहुत सारे आने वाले हैं। और जैसे डे बाय डे आगे बढ़ेंगे रूल्स में कंफ्यूजन भी पैदा होता जाएगा। अगर कॉन्टिन्यूअसली साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हर तरह की प्रॉब्लम से आजाद रहेंगे। गुड बाय।